नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्र और एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस। ये एमसीक्यूज़ जो हैं BHU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सन 2008 से 2019 तक के टीचिंग एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यूज़ हैं हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं और न केवल हम इसमें उत्तर बताते हैं बल्कि हम यह भी समझते हैं कि किस प्रकार से और यह किस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही होगा। हम उस टॉपिक पर या उस बिंदु पर एक पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होते हैं हम उन्हें भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। टीचिंग एग्ज़ाम में भी ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट में कुछ ऐड करिए। तो यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा जो भी टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक भीड़ भरे कक्षा में पढ़ाते समय किसी अध्यापक को उपयोग करना चाहिए। विकल्प है शिक्षण के नियमित विषय वस्तु का। दूसरा विकल्प है सभी छात्रों के ध्यानाकर्षण हेतु विषय वस्तु में परिवर्तन करना। तीसरा है शिक्षण के दृश्य विधि का और चौथा है ICT के प्रयोग हेतु पद्धति अथवा तकनीक में परिवर्तन करना। देखिए एक ओवर क्राउडेड क्लास है तो उसमें हम नियमित कंटेंट जो है अगर उसे पढ़ाएंगे तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए पहले विकल्प को हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। दूसरा जो विकल्प है सभी छात्रों के ध्यानाकर्षण हेतु विषय वस्तु में परिवर्तन करना, यह संभव हो सकता है। देखते हैं तीसरे विकल्प को, शिक्षण के दृश्य विधि का, सिर्फ दृश्य का नहीं उपयोग कर सकते, श्रव्य दृश्य दोनों होता मीन्स ऑडियो विजुअल, तो एक बार संभावना की जा सकती थी। और जो चौथा विकल्प है ICT के प्रयोग हेतु पद्धति अथवा तकनीक में परिवर्तन करना, तो यही सही विकल्प होगा कि ICT का उपयोग किया जाए। जैसे कि आप प्रोजेक्टर का उपयोग कर सकते हैं जिसमें जो कि ऑडियो और विजुअल दोनों होगा, तो उससे बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। तो ओवर क्राउडेड क्लास को कंट्रोल करने के लिए एक टीचर को चौथे विकल्प का उपयोग करना चाहिए, ICT के प्रयोग हेतु पद्धति अथवा तकनीक में परिवर्तन करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें चौथा विकल्प सही होगा, ICT के प्रयोग हेतु पद्धति अथवा तकनीक में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर अ टीचर, किसी कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकल्प है अनुशासन को बनाए रखना, दूसरा अधिगम को सुनिश्चित करना, तीसरा मानक के अनुसार पाठ्यक्रम अथवा कोर्स को पूरा करना और चौथा है नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना। विकल्पों को देखते हैं दोस्तों। अनुशासन को बनाए रखना यह जरूरी है, अधिगम को सुनिश्चित करना यह भी जरूरी है, मानक के अनुसार पाठ्यक्रम को भी पूरा करना होगा और चौथा जो विकल्प है कि नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना यह भी जरूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा अधिगम को सुनिश्चित करना, क्योंकि अधिगम ही नहीं होगा तो आप कितना भी कोर्स कंप्लीट कर लीजिए आपको पढ़ाने को कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम तीसरे विकल्प को न मानते हुए दूसरे विकल्प को सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, यदि अध्यापकीय प्रशिक्षण पूरे करने के बाद एक भावी अध्यापक को प्रोविंशियल सिविल सर्विस में अवसर मिल जाता है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह योगदान करें। मतलब ये है कि एक ट्रेनिंग पा गया कोई भी टीचर है और उसके बाद वो प्रोविंशियल सिविल सर्विस में जो है चयनित हो जाता है तो उससे क्या अपेक्षा की जाए कि वो क्या करे। विकल्प है शिक्षण व्यवसाय में, दूसरा सिविल सेवा में, तीसरा निर्णय लेने के लिए माता पिता पर निर्भर करें और चौथा सेवा के आर्थिक पक्ष को इस बाजार उन्मुख आधुनिक समाज में ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों विकल्पों को देखते हैं। चौथा विकल्प जो है सेवा के आर्थिक पक्ष को इस बाजार उन्मुख आधुनिक समाज में ध्यान रखें, तो सेवा क्षेत्र में इसमें जो है ज़्यादा पैसे हैं सिविल सर्विस फील्ड में, तो इसका ध्यान रखें। कि निर्णय लेने के लिए माता पिता पर निर्भर करें, यह अच्छी बात नहीं होगी, हमें निर्णय स्वयं करना चाहिए क्योंकि हम माता पिता पर जो है आश्रित नहीं हो सकते। और सिविल सेवा में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और ये जो है गलत होगा, क्योंकि जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। अपेक्षा की जाएगी, कोई आपसे मजबूरी नहीं है, लेकिन अपेक्षा यही की जाएगी कि आपने संसाधन का उपयोग किया है तो उसका आप उसे कुछ लाभ दे करके जाइए। तो सिस्टम को, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कुछ आप लाभ दे करके जाइए। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
इस समय बीएड पाठ्यक्रम को ODL अथवा मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के लिए स्वीकृति दी गई है। ODL का फुल फॉर्म है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, ये के लिए उसको स्वीकृति कर दी गई है, मतलब कि उसे परमिशन दे दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि विकल्प है संपर्क कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है, दूसरा शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था की जाती है, और तीसरा यह केवल सेवारत अध्यापकों के लिए ही है, और चौथा यह समय की मांग है। तो यहाँ पर यह सिर्फ सेवारत अध्यापकों के लिए ही है, यही विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए कुछ मूल्य संवेदन अथवा का होना आवश्यक माना जाता है। आधुनिक समय में उन्हें किस प्रकार के मूल्यों पर अधिक बल देना चाहिए? विकल्प है आर्थिक, दूसरा आदर्शवादी, तीसरा प्रजातांत्रिक और चौथा व्यवहारवादी प्रयोजनवादी। मतलब उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए या ज़्यादा ही आदर्शवादी बन जाना चाहिए, या उसे इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए, पैसे पर ध्यान देना चाहिए, कि उसे डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो एक टीचर को जो है प्रजातांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने के पहले उसे बच्चों से परामर्श ले लेना चाहिए, उसे बच्चों का विचार लेना चाहिए। कोई भी इसको उस क्लास के लिए अगर नियम बनाना चाहता है टीचर, तो उनसे सहमति नहीं, उनके विचार ले ले कि बताओ ऐसे ऐसे करें, कैसे करें कि ज़्यादा अच्छा होगा, और फिर उन्हीं पर वो लागू किया जाए। तो उन्हीं का नियम उन्हीं पर अगर लागू किया जाएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। इसलिए प्रजातांत्रिक मूल्यों पर अधिक फोकस करना चाहिए एक टीचर को। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में निरंतर और समेतिक मूल्यांकन का उपयोग कर पाना अधिक संभव है? तो देखिए, निरंतर और समेतिक मूल्यांकन मतलब CCE का उपयोग कर पाना अधिक संभव किसमें होगा? तो वो अधिक संभव होगा सेमेस्टर प्रणाली में, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली जो होती है हर 6 महीने पर होती है, और जो ये निरंतरता है, जो मूल्यांकन में निरंतरता है, वो सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से ज़्यादा संभव हो पाती है। एक्सटर्नल असेसमेंट जो होता है उससे समेकित नहीं हो पाता है, मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट को, मतलब जो आपकी शैक्षिक क्रियाएं हैं, शैक्षिक आपका जो ज्ञान है, सिर्फ उस पर फोकस कर पाता है। इसलिए बाह्य आकलन तो बिल्कुल संभव नहीं है। मध्यावधि आकलन ये संभव है, लेकिन ये पूरी तरह से उपयोगी नहीं होगा। वार्षिक सत्र को जो है इसलिए टाला गया है, इसीलिए CCE को लागू किया गया है, ताकि बच्चे का कॉन्टिन्यूअस, मतलब बीच बीच में परीक्षा होती रहे, और उस तरह से उसका परीक्षा का जो भय है वो दूर हो सके। इसीलिए CCE को लागू किया गया था। तो वार्षिक सत्र का भी आयोजन करने से उसे फायदा नहीं मिलेगा, फायदा मिलेगा तो उसे सेमेस्टर प्रणाली से ही मिलेगा, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली जो होगी तो बीच में इंटरनल असेसमेंट होगा, उसके बाद फिर सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक बच्चे के लिए बोझ जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता मूलक परीक्षा में सफल होने के लिए आजकल छात्रों को कोचिंग क्लास में पढ़ना अनिवार्य हो गया है। इस व्यवसाय साध्य प्रणाली को क्या करना चाहिए? देखिए, व्यय साध्य प्रणाली है, महंगी प्रणाली है। मतलब किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बच्चा जो है सफल होना चाहता है तो उसे कोचिंग क्लास करना पड़ता है, क्योंकि क्लास का जो कंटेंट है वो पर्याप्त नहीं होता है, कक्षा में उतना नहीं पढ़ाया जा चुका होता है, इसलिए उसे करना पड़ता है। लेकिन ये व्यय साध्य है, इसमें पैसा खर्च होता है, तो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो इनके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि इस उत्तरदायित्व का निर्वहन विद्यालय द्वारा करना चाहिए। जब विद्यालय इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा तो जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएंगे। इसके अलावा बच्चों का जो मन है, जो कि उनके पास क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो कोचिंग जा सकते हैं, इसलिए वो क्लास में उतना ध्यान नहीं देते, स्कूल की जो क्लास होगी उसमें उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब उनको ये लगने लगेगा कि पूरा इसी क्लास में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो अच्छे से मन लगा कर पढ़ेंगे। इसलिए हम चौथे विकल्प को यहाँ पर सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, अग्र शिष्य प्रणाली एक विशेष प्रारूप है जो सुनिश्चित करता हो। अग्र शिष्य मतलब मॉनिटोरियल सिस्टम। मॉनिटोरियल सिस्टम का मतलब ये है कि मॉनिटर के द्वारा, जैसे मॉनिटर बनाया जाता है ना क्लास का, तो क्लास का मॉनिटर को ही इन्होंने इतने घटिया ट्रांसलेशन किया है, अग्र शिष्य किया है, जो कि यहाँ पर होना चाहिए कि सबसे प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हो, जो शिष्य हो। उस प्रणाली का विशेष प्रारूप क्या निश्चित करता है? विकल्प है प्रारंभिक कालीन अध्यापकीय प्रशिक्षण को, दूसरा अध्यापकों द्वारा छात्रों के शोषण को, तीसरा आत्मानुशासन को, और चौथा है प्रतिभावान अथवा तेज विद्यार्थियों के लिए कक्षा में नेतृत्व करने को।
तो देखिए दोस्तों, मॉनिटरियल सिस्टम जो है ये इंश्योर करता है कि प्रतिभावान अथवा तेज विद्यार्थियों के लिए कक्षा में नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो उनके अंदर। इसलिए नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए इसका मॉनिटरियल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तम अध्यापक के लिए आईसीटी का नियमित एवं उपयुक्त ढंग से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारत जैसे देश के लिए ऐसा कर पाना सरल नहीं है, फिर भी तकनीकी प्रगति के कारण आज ऐसा कर पाना संभव हो पाया है। मतलब ये है कि एक अच्छा अध्यापक है, उसके लिए आईसीटी का उपयोग करना उपयोगी होता है, मतलब उसे आईसीटी का उपयोग करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आईसीटी का उपयोग करने से लर्निंग अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे उसे देख भी ले पाते हैं। जैसे जो चीज़ हम नहीं बता पाते हैं, या मान लीजिए 3D डायग्राम है, उसे अगर बताना है, या ये कहिए कि कोई चित्र हमें दिखाना है, तो अगर हम उसमें आईसीटी का उपयोग करके उसे दिखाएंगे, जैसे कि प्रोजेक्टर का उपयोग कर लें या कि और डिफरेंट जो टूल्स हैं उनका उपयोग कर लें, तो इससे टीचिंग अच्छी होती है, लर्निंग अच्छी होती है। तो इसके लिए मतलब इसका उपयोग करना चाहिए, ये कह रहा है कि टीचर को उसको रेगुलरली और अच्छी तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। यद्यपि भारत जैसे देश के लिए ऐसा कर पाना सरल नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ टेक्नोलॉजी की थोड़ा कमी है, उसके अलावा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कमी है। तो फिर भी ये कह रहा है कि तकनीकी प्रगति के कारण, टेक्निकल जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण आजकल ऐसा कर पाना संभव हो पाया है। सभी क्षेत्रों के लिए, कि शहरी मध्य शहरी क्षेत्रों के लिए, कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कि पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए। तो दोस्तों, सभी क्षेत्रों के लिए कर पाना संभव नहीं हो पाया है आज भी, क्योंकि हर जगह विद्युत अथवा लाइट की व्यवस्था नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा या हर जगह नेटवर्क नहीं है। इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा, शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों के लिए कर पाना संभव हो पाया है, हर जगह के लिए नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आजकल शिक्षण को एक व्यवसाय अथवा उद्यम माना गया, प्रोफेशन मान लिया गया है। निम्नलिखित में से किस तथ्य पर इसे एक उद्यम के स्तर पर बनाए रखने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से है? मतलब ये है कि एक उद्यम का जो लेवल है, प्रोफेशनल का, मतलब इसमें क्वालिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। इसके लिए किस चीज़ की अनिवार्यता होगी? विकल्प है नीति एवं मूल्य, एथिक्स एंड वैल्यू। दूसरा है अनुशासन एवं नियमितता। तीसरा ईमानदारी एवं निष्ठा। और चौथा है उद्यमगत सुविधाएं। तो देखिए दोस्तों, प्रोफेशन में देखिए, जब कोई इसी चीज़ को आप व्यवसाय बना देते हैं तो हमारी नीति से हट जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ देखा जाता है। तो जरूरी है कि जो नीति हैं और मूल्य जो हैं हमारी शिक्षा के, वो बने रहें। तो जब इसको अनिवार्य रूप से बनाए रखना, मतलब इसमें शामिल किए रहेंगे, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के मन में नीति और मूल्य बने रहेंगे, तो इसका स्तर खराब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो है विकल्प वो पहला सही होगा। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा। अगर हेल्पफुल लगा है और लगता है आपको कि इसे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाएं, तो इसे शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है आप नए नए अपडेट्स पा सकें। आगामी दिनों में या कल ही हम जो है एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उसे तभी प्राप्त कर सकेंगे जब आप उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, है ना। घंटा बजाइए और अपने दिमाग का भी घंटा बजा करके खुद को एक्टिव रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।